रंजन, क्लास टीचर ऑफ 12th। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा रहा था। बिजनेस स्टडीज में मैं ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग में मैं चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें मैंने आपको ये बताया कि पार्ट 1 जो क्लियर करना था, क्लियरेंस, उसके पॉइंट्स को क्लियरेंस करना था, वो मैंने क्लियरेंस कर चुका। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट 2। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पार्ट 1 में बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पार्ट 2 में बता रहा हूँ। उस पार्ट 2 में मैं आपको उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। इंट्रोडक्शंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अगर चाहें तो उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका फ्रेमवर्क है, और यहाँ आपको ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप चलते हैं, अब उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताते हैं। इसके मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग को हम समझ लेते हैं छोटा सा लाइन में, ताकि हमें ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में पता चल जाए। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर फॉलो करता है, या एक ऐसा फंक्शन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर परफॉर्म करता है अपनी पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करना मतलब टू डिसाइड द फ्रेमवर्क, पूरे बिजनेस का फ्रेमवर्क करना, डिसाइड कैसे काम किया जाए, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन ड्यूटी परफॉर्म करेगा, पूरा फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था डायग्राम की हेल्प से ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। पूरे बिजनेस को हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एक पार्टिकुलर फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक बिजनेस है जिसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट होंगे, एक जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, एक बिजनेस है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे, एक और जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होंगे। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया था। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। फिर इसके अंदर हमारे सुपीरियर्स होंगे जो अपना अपना वर्क देखेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंग। परचेज डिपार्टमेंट सुपीरियर परचेजिंग का काम देखेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट का सुपीरियर सेल्स डिपार्टमेंट के देखेंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस का, और फिर मार्केटिंग का सारा वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। फिर हर एक सुपीरियर के नीचे सब ऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, और ताकि सुपीरियर अपना काम करवा सके सब ऑर्डिनेट से। देखिए, फिर उन सब ऑर्डिनेट के नीचे वर्कर्स होंगे, है ना, जो वर्क परफॉर्म करेंगे। सो इससे क्या होगा, पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, पूरा बिजनेस को ऑर्गेनाइज रन कर सकते हैं। हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट परचेज डिपार्टमेंट को वर्क दिया है परचेज करने का। सो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, परचेज मैनेजर के डिपार्टमेंट की, है ना, जो उसका मैनेजर हो सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वैसे ही आगे जो इसके सुपीरियर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसको आंसर प्रोवाइड करे कि क्या काम कैसे चल रहा है। ऐसे ही इसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे जो इनको आंसरेबल होंगे। ऐसे ही सबऑर्डिनेट्स के नीचे वर्कर्स होंगे जो इसको आंसरेबल होंगे। तो ऐसा काम करने से सभी आंसरेबिलिटी की पता चल जाएगी, कौन किसको आंसर प्रोवाइड करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी है, आपस में इनका रिलेशन क्या है, ये सब ऑर्डिनेट होगा। तो ये सुपीरियर होगा, ऐसे ही ये सबऑर्डिनेट। तो ऐसा करने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमें क्या पता चल जाएगा, फ्रेमवर्क, है ना, फ्रेमवर्क हमें पता चल जाएगा। उसी फ्रेमवर्क को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग करने को ही ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि ऑर्गेनाइजिंग करने से हमें पूरा का पूरा फ्रेमवर्क पता लग जाता है कि बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस में कितने सुपीरियर्स, कितने सबऑर्डिनेट्स, कौन किसको आंसरेबल, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लिया जाएगा। सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर को रिकमेंड करेगा,
बिना रिक्वायरमेंट के डिसीजन के ही वो डिसीजन ले सकता है। पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया गया है, उसी फ्रेमवर्क को हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग हमारे पास आ गया, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प द बिजनेस टू डिसाइड देयर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। इसमें हमें कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, वो हमें हेल्प करता है, बिजनेस को हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या हो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने का। तो जो डायग्राम हमने बनाया इसमें हमने सिंपल ऑर्गेनाइजिंग के फ्रेमवर्क फॉलो किए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करके प्रोसेस फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस फॉलो करने से हमें क्या पता लग गया कि पूरी की पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या होगा। फ्रेमवर्क मतलब पूरी बिजनेस कैसे ऑपरेट करी जाएगी, कैसे ऑपरेट करेंगे, मतलब हमें पता लग गया कि इसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो हम करते हैं, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, वही प्रोसेस हमें हेल्प करता है एक बिजनेस को डिसाइड करने के लिए कि उसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका मतलब हमने तो सिंपली ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म किया, लेकिन उस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ने हेल्प कर दी कि डिसाइड करने में कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसीलिए हम कह सकते हैं जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जो बिजनेस के लिए, वही बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, वही प्रोसेस हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सिंपली ये है, 3-4 लाइनें आपको बता देनी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने से हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। देखिए टाइप्स जो है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसके बाद का प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें टाइप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीपक कुमार रंजन, क्लास टीचर ऑफ 12 बिजनेस स्टडीज में ऑर्गेनाइजिंग में आपको पार्ट 2 स्टार्ट किया था। अभी आपको इस ऑर्गेनाइजिंग में मैं आपको पढ़ा चुका था और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बताते हैं आपको जो भी टाइप्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शनल डिवीजन। ऐसे बहुत टाइप होते हैं, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना टाइप होते हैं, ठीक है। किसी का फंक्शनल टाइप हो सकता है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल टाइप हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका भी दोनों ही टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो अपना स्ट्रक्चर होता है। वो अपने जैसे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। जो मेजरली यूज किया जाता है वो आपको आपके बुक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास सिंपल डायग्राम है जो हमने अभी देख किया, ठीक है। जो जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेजर के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह आपको फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस जो वर्क को
डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि कौन कौन से फंक्शन इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाएगा, जब हम इसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें हमने किया क्या कि जो एक्टिविटीज परचेज से रिलेटेड है उसको कौन परफॉर्म करेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट। जो एक्टिविटीज सेल्स से रिलेटेड है वो कौन परफॉर्म करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज हैं एक बिजनेस को फाइनेंस के रिलेटेड परफॉर्म करने के लिए वो सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंस डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज मार्केटिंग के रिलेटेड होगी तो वो सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही परफॉर्म करनी होगी। इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना वर्क दे दिया गया, उनका जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करना होगा, दूसरा कोई परफॉर्म करने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब हमने अपने पूरी की पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एक ही डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म कर दिए जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, या हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन ऐसे कर लेते हैं ताकि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हो जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सारे डिपार्टमेंट में जो हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिए वो परफॉर्म करेंगे और वो कोऑर्डिनेट करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ताकि सारे के सारी एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं फंक्शनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सिमिलर नेचर की एक्टिविटी या रिलेटेड जॉब्स को टुगेदर परफॉर्म करते हैं। वैसे परचेज रिलेटेड वो सारी की सारी परचेज डिपार्टमेंट में, ताकि परचेज से रिलेटेड सारे फंक्शंस परचेज डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सेल्स में एड कर देंगे, फाइनेंस की फाइनेंस में और मार्केटिंग की मार्केटिंग में। तो आपको सिर्फ इतना ही डिफाइन करना है। डायग्राम अगर आप बनाते हो तो लास्ट की ज़्यादा आपको न पड़नी। तो ये था हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। अगर हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो और उसके अकॉर्डिंग भी वर्क करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा और उसका क्या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम स्पेशलाइजेशन, तो जैसे कि हमने डिसाइड किया कि अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन स्पेशलाइजेशन का मतलब उसका रीजन आपको मेंशन करना होगा। कि हमने पहले आपको बताया कि बिजनेस स्टडी में कि मेंशन करोगे कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो रीजन में हमारे पास आता है कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो हर एक वर्क उस पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा जो उस वर्क को करने में एक्सपर्ट है, जिस वर्कर को उसकी नॉलेज है। जिसका मतलब हम परचेज डिपार्टमेंट में परचेज को देंगे, जो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर जो वो उस वर्कर को काम देगा जिसको उसके बारे में उसको नॉलेज होगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी। वो पर्सन परचेज के डिपार्टमेंट है उसी काम को
करता रहेगा, इसमें स्पेशलाइजेशन होगी, इसमें वर्कर एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो यही रीजन है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वर्क उसी वर्कर को दिया जाता है जिसको उसकी नॉलेज है। तो ऐसा करने से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइजेशन आने के साथ साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प करती है कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में। कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया, हर एक डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन ही हर साथ में कंट्रोल ही आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगी तो कंट्रोल भी आएगी। तो कैसे आएगा, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का अपने वर्कर्स के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल होगा। उस डिपार्टमेंट को पता होगा कि कौन सा वर्कर क्या वर्क कर रहा है। अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, अगर वो राइट किया जा रहा है तो उसको किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल विदिन अ डिपार्टमेंट बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के वर्कर को उसकी वर्कर की नॉलेज होती है। परचेज डिपार्टमेंट के परचेज को भी अपने वर्कर को इसकी परफेक्ट नॉलेज कि ये वर्कर इस तरह का काम ये कर सकता है, इस चीज़ की नॉलेज इसको है तो ये काम कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर फंक्शंस के अकॉर्डिंग के अगर काम को बांटा जाता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है तो कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर स्पेशलाइजेशन आएगी, एक वर्कर एक काम को करते हुए एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसमें ऑब्वियसली डिफिशियंसी तो आएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज। सो अगर वो एक ही वर्क को रेगुलरली करता रहेगा तो वेस्टेज बहुत कम होगी, और वेस्टेज कम हो जाएगी तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब काम करते हुए वेस्टेज कम करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए, नो डुप्लीकेशन। आपको दिया हुआ है इसमें वर्क को डिवाइड कर देते हैं। परचेज डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का वर्क करेगा, तो डुप्लीकेशन तो होगी ही। तो इसमें हमारे पास रीजन क्या आएगा, अगर वर्क को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट वाला सेल्स का वर्क नहीं करेगा, तो सेल्स का वर्क नहीं करेगा, डुप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है इजी टू ट्रेन एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को ट्रेन करना बहुत ईजी होता है, कैसे, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को पता है अपने वर्कर्स के अकॉर्डिंग कि कौन से वर्कर को कौन सी एक्टिविटी आती है, कौन से वर्कर को कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है। जिस वर्कर को आती है तो उसकी हेल्प से उस वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है जॉब के द्वारा। ठीक है, अगर वो वर्कर जॉब कर रहा है तो उसके दौरान ही उसको जॉब के दौरान ही उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है इजीली। तो इसको कहते हैं इजी ट्रेनिंग। ये वर्कर जो भी ये वर्क कर रहा है उसको ट्रेनिंग कर देता है। तो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को पता है कि इसको नहीं आता है ये वर्क, तो उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उस वर्कर की हेल्प से जिसको वो काम आता है। तो ट्रेनिंग भी इजी हो जाएगी। लास्ट हमारे पास आ जाता है ड्यू अटेंशन। ड्यू अटेंशन का मतलब होता है कि एक वर्कर परफेक्ट अटेंशन मिले, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। वर्कर के साथ साथ जो वर्क उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर वर्क के ऊपर प्रॉपरली हमें ध्यान दिया जाए तो कोई भी वर्कर काम खराब नहीं करेगा। लेकिन एक डिपार्टमेंट वर्कर के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी देख रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक वर्कर के ऊपर एक डिपार्टमेंट होगी जो टेंशन होगी। एक ही मैनेजर होगा, उसको सभी एक्टिविटी देखनी होगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो सभी एक्टिविटी के ऊपर ड्यू अटेंशन नहीं लगाएगा। लेकिन क्योंकि वर्क को फंक्शन से अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट को परचेज के रिगार्डिंग सारी एक्टिविटी चेक करनी है, कंट्रोल करना है। इसका मतलब हर एक एक्टिविटी को, हर एक वर्कर को, हर एक वर्क को ड्यू अटेंशन देना। तो ये बेनिफिट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मैं बताऊंगा आगे इसके टॉपिक को। ओके, थैंक यू।